कितनी बार कितने मच्छर काट के जाते हैं, जब तक उसके अंदर वायरस नहीं है वो हमको डेंगू नहीं दे सकता। जो एडीज फैमिली के जो ये मच्छर हैं, उनके खासियत ये होती है कि वो धारीदार होते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, डेंगू हमारे देश की इतनी बड़ी समस्या क्यों है? इतने लोग वार्स में नहीं मरे हैं जितने की मॉस्किटो बॉर्न बीमारियों से मरे हैं। मच्छरों की तादाद बढ़ रही है। एक मच्छर 100 अंडे कितने दे देता है? 100 अंडे में से आधे भी अगर मच्छर बन जाते हैं आगे चल के, तो पॉपुलेशन कितनी मल्टीप्लाई होती जा रही है उनकी। जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं उनकी प्लेटलेट्स गिरती हैं। क्या ऐसा हर पेशेंट के साथ होता है, या फिर ये स्पेसिफिकली कुछ ही केसेस ऐसे हैं जिसमें प्लेटलेट्स गिरेंगी या बाकी लोग ठीक रहेंगे? लो प्लेटलेट डज नॉट ऑलवेज मीन डेंगू। बुखार होने की तो बहुत वजह हो सकती है। अब ये बुखार हमें डेंगू की वजह से आया है या फिर कोई दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से हमें बुखार हुआ है? दोनों बुखारों में फ़र्क कैसे करेंगे? डेंगू में जो क्लासिकल डेंगू जैसे आते हैं उनमें तो आप जो मर्जी दवाई कर लो उतरता ही नहीं है। कोई भी बुखार आए इस दौरान आप स्ट्रॉन्ग बुखार उतारने की दवाई ना दें, जैसे आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक या मेफिनेमिक एसिड वगैरह ना दें। कोई भी बुखार है आप पैरासीटामोल दीजिए, स्पॉन्जिंग करवाइए, हाइड्रोथेरेपी वगैरह करवाइए। तो डेंगू जनरली ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी बीमारियों से। सब बीमारियों में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी कम होती है उनमें डेंगू ज़्यादा होता है। इसमें जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा, कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ना लगवाएं इस सीजन में बुखार उतारने के लिए कि भाई कूल्हे में या बाजू में हम कि बुखार उतारने का इंजेक्शन लग रहा है, तो फिर वो क्या होगा, बाद में प्लेटलेट्स लो होंगी और वहाँ पे खून का थक्का बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि पपीते की जो पत्ते होते हैं उनका जूस, बकरी का दूध, क्रैब सूप और गिलोय से डेंगू ठीक हो सकता है। क्या वाकई असर करते हैं या फिर ये सिर्फ कहानी है पूरी? Issued in public interest by Takeda Biopharmaceuticals India Private Limited. 8 अगस्त 2025 आगरा में 8 साल की अन्नू की मौत हो गई, वजह डेंगू। 4 सितंबर 2025 बाराबंकी में 4 साल के उमेश की मौत हो गई, वजह डेंगू। 10 सितंबर 2025 कोटा में 9 साल के सचिन की मौत हो गई, वजह डेंगू। 11 सितंबर 2025 हापुड़ में 4 साल की अंशिका की मौत हो गई, वजह डेंगू। ये सिर्फ खबरें नहीं है, त्रासदी है। भारत में डेंगू से मरने वाले बच्चों की लिस्ट बहुत लंबी है। हर साल हम खबरों में पढ़ते हैं डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन हम इस पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक ये मुसीबत सिर पर नहीं आ जाती, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। NCVBDC के मुताबिक साल 2023 में भारत में डेंगू के 2,89,235 मामले रिपोर्ट हुए और 485 लोगों की इससे मौत हो गई। वहीं साल 2024 में भारत में डेंगू के 2,33,519 मामले रिपोर्ट हुए और 297 लोगों की मौत हुई। अगर आपको ये आंकड़े बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो ये जान लीजिए हमारे देश में डेंगू के सारे मामले तो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो असल नंबर क्या होगा, खुद सोचिए। देश के लगभग 14 राज्यों में डेंगू के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। आपको पता है WHO ने डेंगू को ग्रेड 3 इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल। डेंगू का पक्का इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। डेंगू होने पर मरीज की तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ती है। कुछ लोगों में ये जानलेवा हो जाता है। हर 20 में से एक इंसान को सीवियर डेंगू होता है। तो जब डेंगू हमारे देश पर इतना बड़ा बोझ है तो इसके बारे में डिटेल में बात होना बहुत जरूरी है, और आज सेहत के इस खास एपिसोड में हम यही करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशीला कटारिया, वाइस चेयरमैन इंटरनल मेडिसिन मेदांता से, और डॉक्टर अरुण वाधवा, पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर अरुण वाधवा क्लिनिक दिल्ली से, जिनसे हम डेंगू का A to Z समझेंगे, सारे मिथक दूर करेंगे और इनसे बचने की प्रैक्टिकल टिप्स भी पता करेंगे। डॉक्टर सुशीला एंड डॉक्टर अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर अरुण, मेरा पहला सवाल आपसे है, हमारे देश में हर साल लाखों डेंगू के मामले रिपोर्ट होते हैं, इसलिए जो सबसे बेसिक और जरूरी सवाल है मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ। हम सबको ये पता है कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है, लेकिन किस मच्छर के काटने से होता है, और ऐसा क्यों है कि इस मच्छर का काटना हमारे लिए इतना मुसीबत बन जाता है, इंसान इतना बीमार पड़ जाता है, जानलेवा तक हो सकता है, क्योंकि मच्छर तो हमें अमूमन रोज ही काटते हैं। मच्छर कई किस्म के होते हैं, तो इसको जो है डेंगू फैलाने के लिए डेंगू मच्छर होता है, उसको बोलते हैं एडीज एजिप्टिकस, ये साइंटिफिक नेम है, और इसके जो फीमेल स्पीशीज होती है उसके काटने से होता है।
अब लोग ये भी बोलते हैं फीमेल ही क्यों काटता है। फीमेल की जो रिप्रोडक्शन अंडे देते होते हैं, तो अंडों की डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए होता, तो इसलिए ये डेंगू बीमारी जो है एडिस इजिप्टिकस मॉस्किटो से होती है। ये ही फीमेल्स जो काटती हैं, जिसको बीमारी है उसको काटने से वो इन्फेक्टेड ब्लड लेती है, फिर जब आगे और किसी को काटेगी तो फिर वो ब्लड उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। सो वैसे डेंगू की वायरस फैली जाती है। और ये जो मच्छर है ये यूजुअली क्लीन साफ़ पानी में पाया जाता है, घरों में जो कंटेनर्स हैं यूटेंसिल्स हैं उसमें, और उसके बाद ये दिन में ज़्यादा काटता है। हाँ, इसके बारे में अभी हम और विस्तार से बात करेंगे। अब मुझे एक चीज़ ये समझनी है, 3 लोग हैं, मुझे डेंगू है, वो मच्छर आया डेंगू का, उसने मुझे काटा और फिर जाके एक दूसरे इंसान को काट लिया। तो क्योंकि उसने मेरा खून चूसा है और फिर जाके किसी दूसरे इंसान को काटा है, तो वो ट्रांसफर हो गया मुझसे उस इंसान में, बीमारी ट्रांसफर हो गई और उसको डेंगू हो गया। पर अगर मुझे डेंगू नहीं था और इस मच्छर ने आकर के मुझे काटा है, तो क्या मुझे डेंगू हो जाएगा? अगर उसके अंदर किसी ने उसने पहले किसी पेशेंट को काटा जिसको डेंगू था, वो आपको काटेगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर पहले दूसरे जिनको भी काट के आया उनको डेंगू नहीं था और आपको आके काटेगा तो नहीं होगा। सो बेसिकली वो ट्रांसमिट करता है वायरस एक पेशेंट से दूसरे इंसान को। तो ये जो मच्छर है जो डेंगू का, वो कैरियर है। पर अगर उसने किसी ऐसे इंसान को नहीं काटा है जिसको ये बीमारी है, तो फिर भले ये मच्छर आपको काट ले, आपको डेंगू नहीं होगा। कितनी बार कितने मच्छर काट के जाते हैं, जब तक उसके अंदर वायरस नहीं है वो हमको डेंगू नहीं दे सकता। ओके, थैंक यू, आपने ये क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि हर इंसान यही समझता है कि भाई अगर डेंगू के मच्छर ने काट लिया तो डेंगू हो ही जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं इसको देखो मच्छर काट गया, बताओ डेंगू तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर सुशीला, अभी हम लोग डेंगू के मच्छर की बात कर रहे हैं। अब मच्छर तो मुझे तो सब एक ही जैसे दिखते हैं, पर अगर आप हमें ये समझा दें कि ये डेंगू का मच्छर दिखता कैसे, ताकि अगर कभी दिख जाए तो हम पहचान लें कि हाँ ये डेंगू का मच्छर है, भैया इससे तो बहुत बच के रहना है। वेल, मुझे लगता है कि कोई भी अगर मच्छर है, कोई ना कोई बीमारी तो ट्रांसमिट कर ही सकता है। तो ओवरऑल हम जो प्रोटेक्शन करते हैं वो सारे मच्छरों के खिलाफ ही करनी चाहिए। लेकिन जो डेंगू का मच्छर है वो है एडीज इजिप्टियाई और कभी कभी एडीज एल्बोपिक्टस होता है। सो जो एडीज फैमिली के जो ये मच्छर हैं, उनके खासियत ये होती है कि वो धारीदार होते हैं। तो इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं कि उसके ऊपर लाइनें ऐसे होंगे। तो इस तरह का धारीदार मच्छर अगर दिखाई देता है तो आप सोच सकते हैं कि ये मच्छर संक्रमित अगर है तो इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये तो हुई मच्छर के बारे में बात। पर अगर मच्छर है, कोई बीमारी मच्छरों से होती है, कोई बीमारी टिक से होती है, अगर हम मॉस्किटो बोर्न बीमारियों का ही देखें तो उनका जो ओवरऑल वर्ल्ड में बर्डन इतना ज्यादा है कि अगर मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज की, दुनिया में जितने भी वॉर हुए हैं, वर्ल्ड वॉर भी उसमें मिला लो, आज से लेके जब से ह्यूमन हिस्ट्री हुई है, जब तक इतने लोग वॉर्स में नहीं मरे हैं जितने की मॉस्किटो बोर्न बीमारियों से मरे हैं। तो अगर ह्यूमन का जो सबसे बड़ा प्रीडेटर है, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर मैं कहूँ कि मच्छर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इंसान से, शेर से, किसी भी प्रीडेटर से बड़ा कुछ है तो वो है मच्छर। बताइए, कोई सोच भी नहीं सकता एक तिनके बराबर जितना एक मच्छर क्या क्या नहीं कर सकता एक इंसान के साथ। एग्जैक्टली। और एक डेंगू छोड़ के और बहुत सारी बीमारियां फैला सकता है। बिल्कुल, तो मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, बहुत बीमारियां हो सकती हैं जी। डॉक्टर सुशीला, एक चीज और समझा दीजिए, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो डेंगू का मच्छर है ये किस वक्त काटता है, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं कि ये रात में नहीं काटता, ये या तो एकदम सुबह सुबह काटता है या शाम को काटता है। ये बात सच है या फिर ये दिन में कभी भी काट सकता है? मुझे लगता है कि मच्छर को ये लॉ नहीं पता है कि उसे सुबह काटना है या शाम को काटना है। वैसे मेजर उसके पास जो है ये डॉन और डस्क का मच्छर बोला जाता है कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम में उसका जो रिदम है, उसका सर्केडियन रिदम कुछ ऐसा है। लेकिन मच्छर के ऊपर कोई ये नियम लागू नहीं होता कि वो बाद में नहीं काटेगा। एक वार्म एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है, ब्रीडिंग की जगह मिल रही है और इंसान उसे मिल रहा है तो वो काट सकता है। तो प्रिकॉशंस हमेशा रखें, सुबह शाम दिन रात जब भी हो तो प्रिकॉशंस हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप वक्त के भरोसे ना रहें, आपने थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत तो है ही। ये लोग भी जानना चाहते हैं कि हम कैसे जाने कि डेंगू मच्छर कैसा है। हालांकि धारीदार होता है लेकिन वो इतना छोटा होता है, आई थिंक बताना मुश्किल है। ऐसे भी बोलते हैं काटने के बाद जिसमें रेडनेस, इचिंग ज्यादा हो, खुजली ज्यादा हो, ज्यादा सूज जाए तो हो सकता है एडीज मॉस्किटो हो। बट ऐसा कुछ रूल नहीं है। बच्चों को तो हमेशा ही लाल ज़्यादा होता है, सूजता ज़्यादा है, दे रिएक्ट मोर, किसी को एलर्जी टेंडेंसी तो ज़्यादा काटेंगे। तो काटने के बाद भी बताना मुश्किल है कि आपको मलेरिया का मच्छर काट गया कि डेंगू का मच्छर काट गया। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, खुजली तो वैसे कोई भी मच्छर काट सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी होती है कि उनको जब भी मच्छर काटता है तो वो काफी रेडनेस हो जाती है उनको।
ठीक है, इसीलिए हम लक्षणों के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, पर उससे पहले डॉक्टर अरुण मुझे आपसे ये पूछना है, हर साल जो हमारी सरकार है वो कोशिश करती है डेंगू को रोकने की, उसे कंट्रोल करने की। इनफैक्ट नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि भाई इस साल ये बीमारी ना फैले, इतने केसेस ना आए। पर इसके बावजूद हर साल डेंगू के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे मामले सामने आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, डेंगू हमारे देश की इतनी बड़ी समस्या क्यों है? समस्या है, धीरे धीरे एक्चुअली बढ़ती भी जा रही है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे देश भर में तो बढ़ी रही है, पूरी दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। खासकर ये जो बीच वाली कंट्रीज़ है ना, इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़, इवन क्लीन कंट्रीज़ जहाँ पे सिंगापुर जैसी जगह जहाँ पे बहुत साफ़ सफाई होती है, वहाँ पे भी बढ़ती जा रही है। मेनली जैसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं जिसको, कि लोग अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि ये मच्छर ना साफ़ पानी में उगता है। सो जो गंदे मार्शेस, जो गंदी जगहें होती हैं गांव में, वहाँ पे नहीं उगता ये। तो अर्बनाइजेशन, वहाँ पे पानी की स्टोरेज ठीक से ठीक नहीं करना, छत पे लोगों के कंटेनर्स पड़े रहते हैं, कोई टायर पड़ा है, कोई ऐसी खाली बॉटल पड़ी है, कोई गमले हैं जिसमें कोई पौधा नहीं है, उसमें साफ़ पानी पड़ा रहता है, उस साफ़ पानी में ये मच्छर पनपता है। और जैसे जैसे ये मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, एक मच्छर 100 अंडे कितने दे देता है, 100 अंडे इसमें से आधे भी अगर मच्छर बन जाते हैं आगे चल के, तो पॉपुलेशन कितनी मल्टीप्लाई होती जा रही है उनकी। सो वही डिजीज़ेस की साइकिल्स होती हैं। अब जैसे मलेरिया डाउन साइड पे, अब डेंगू अप साइड पे हो गया जी। मैं डॉक्टर सुशीला एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे, जब डेंगू का मच्छर काट लेता है तो खुजली ज़्यादा होती है, लाल हो जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। पर क्या कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं डेंगू के मच्छर के काटने के बाद, या फिर आपको एकदम से तेज बुखार आ जाता है तो पता चलता है कि हाँ भाई डेंगू हो गया है, या फिर डेंगू के अलग अलग स्टेजेस होते हैं? डेंगू के बिल्कुल अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और जैसे डेंगू का बीमारी हर एक व्यक्ति को बराबर तरीके से नहीं प्रभावित करती है। आप माने अगर 100 लोग हैं जिनको डेंगू के मच्छर ने काटा, ये मच्छर संक्रमित था, इसके सलाइवा में वायरस भी था और उसको किया, तो किसी को हल्की होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और किसी को सिवियर होगी। सो एक स्टडी का अनुमान है कि लगभग 75% लोगों को तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उन्हें पता नहीं चलता। बाकी बचे हुए जो 25% लोग हैं, उनमें से जो हर 20% मतलब 5% लोग ऐसे होंगे, 20 पे एक ऐसा होगा जिसको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिसको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो एडमिटेड 5% है, उनमें से भी उनके जो 5% हैं उसमें मोर्टेलिटी का खतरा रहता है। तो जिनको माइल्ड बीमारी होती है, तो शुरुआत में जैसे बुखार हल्का भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, बट साधारणतः जिसको हम क्लासिकल डेंगू बोलते हैं, हाई ग्रेड फीवर होना, सिर में दर्द, एडी से चोटी तक सारा दर्द, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखें घुमाने पे भी दर्द हो रहा है, और पेशेंट को कभी कभी मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे मरीज को लगता है जैसे किसी ने बहुत अच्छे से पीटा है, ऐसा लगता है। तो इसको कहते भी यही हैं कि ये बोन ब्रेकिंग फीवर है या डेंगी, मतलब बिल्कुल आप ना इतने ऐसे हो गए कि आप मुड़ के डंडे जैसे हो गए हो, इस टाइप से हो सकता है। और किसी को आंतों की भी हो सकती है, जैसे दस्त हो सकते हैं। पेशेंट आता है कि मेरे को ग्रीन ब्लैक स्टूल हो रहे हैं, तो वो ब्लीडिंग ना हो के कई बार क्या होता है कि जब बहुत तेज आपके मोशन आ रहे होते हैं तो वो ग्रीन हो जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में आके वो ब्लैक हो जाते हैं। फिर जैसे ये स्टेज हुआ, इसको हम कहते हैं फेब्राइल फेज, कि बुखार का फेज है। ये 3 दिन का भी रह सकता है, 5 दिन का भी रह सकता है। उसके बाद अगला फेज शुरू होता है, जब बुखार आपका उतर जाता है तो रैशेज आने शुरू होते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, मितली सी लगती है। किसी को जिसको कॉम्प्लिकेशन होती है, थोड़ा नाक से ब्लीडिंग, थोड़ा गम से ब्लीडिंग। महिलाओं को अगर माहवारी आ रही है तो माहवारी तेज हो सकती है, फिर भी ये भी आप हाइड्रेट करके ठीक हो सकते हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में जिसमें सिवियर कॉम्प्लिकेशन होती है, बहुत डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, उसमें क्या होता है कि आपके ऑर्गन अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। आपका लीवर इफेक्ट होता है, किडनी वगैरह इफेक्ट होनी शुरू होती है, विच अनफॉर्चुनेटली रिक्वायर्स अ मोर एडवांस्ड केयर। तो इस तरह से क्या होता है कि बिल्कुल कुछ ना लक्षण से होके एक्सट्रीम लक्षण तक डेंगू में हो सकते हैं। आपका एडी से चोटी हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, कि भाई आपका ब्रेन भी है, आपका हार्ट भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है, स्किन हो सकती है, तो एवरी ऑर्गन गेट्स अफेक्टेड। हम लोग अभी ऑफ कैमरा प्लेटलेट्स के बारे में भी बात कर रहे थे कि जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं उनकी प्लेटलेट्स गिरती हैं। कैसा हर पेशेंट के साथ होता है, या फिर ये स्पेसिफिकली कुछ ही केसेस ऐसे हैं जिसमें प्लेटलेट्स गिरेंगी या बाकी लोग ठीक रहेंगे? जी, तो जैसे मैंने कहा कि डेंगू जो है वो पैन सिस्टमिक बीमारी है, मतलब बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है, और ब्लड सिस्टम में आपका WBC भी कम होता है, प्लेटलेट भी कम होता है। जो सिम्टोमेटिक मरीज होते हैं, थोड़ी बहुत प्लेटलेट हर एक की गिरती है। अब किसकी बहुत एक्सट्रीमली, मतलब 5000 के लेवल पे पहुंचेंगी, किसी की 1 लाख से ही ऊपर हो जाएंगी, ये वेरिएबल है, इसको कोई नहीं जानता। लेकिन प्लेटलेट गिरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है,
मतलब आपके कम होंगे और 7वें 8वें दिन तक ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि प्लेटलेट सिर्फ डेंगू में गिरते हैं, बहुत सारी और बीमारी हैं, आपके चिकनगुनिया में भी लो हो जाते हैं, इवन टाइफाइड में लो हो जाते हैं, जो लेप्टोस्पायरा टाइफस है। तो लो प्लेटलेट डज नॉट ऑलवेज मीन डेंगू, और डेंगू का मतलब सिर्फ प्लेटलेट गिरना भी नहीं है। और ये सारे, जैसे मैंने कहा कि ये एक पैन सिस्टेमिक बीमारी है कि आपके बॉडी का हर ऑर्गन कम या ज़्यादा लेवल पे प्रभावित हो सकता है, पर ये एक वायरस की बीमारी है। और कई बार स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली आप बस शरीर का ख्याल रखिए, हाइड्रेट करिए, बुखार उतारिए, तो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। पर डॉक्टर अरुण, कुछ एक ऐसे कुछ प्लेटलेट काउंट है कि अगर इतना है तो फिर आपको थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा है। हम लोग सबको, पेरेंट्स को बोलते हैं कि एक तो प्लेटलेट को चेज ना करो, हम लोग उनके लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर और शुरू से ही बोल देते हैं कि पानी ज़्यादा पीना शुरू कर लो। हॉस्पिटल जाएंगे तो भी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होगी, आपको सिर्फ पानी ड्रिप ही चलेगा, नॉर्मल ड्रिप। बट नॉर्मली अगर कोई बच्चा बहुत उल्टी कर रहा है, बहुत पेट दर्द हो रहा है, खा पी नहीं रहा, तो कोई भी प्लेटलेट काउंट होता है तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। नहीं तो एज एन एवरेज 50,000 एक कट ऑफ सा है कि इससे कम को ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए तो उसका ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर लेते हैं, प्लेटलेट चढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और फ्लूइड देने के लिए। पर वो लिमिट आपने 50,000 सेट करी है। Yes. ठीक है। डॉक्टर अरुण, जब डेंगू आता है तो आपको बुखार होता है, अभी हम बात करते हैं कुछ केसेस में तेज बुखार आता है और बहुतों में नहीं भी आता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 75% को कुछ भी नहीं होता। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की बात कर रही थी डॉक्टर सुशीला जी, कुछ केसेस में नहीं भी आता है। सवाल मेरा ये है कि भाई डेंगू में भी बुखार आ जाता है, मलेरिया में भी बुखार आ जाता है, चिकनगुनिया में भी बुखार आ जाता है, और जब वायरल फीवर होता है तो भी बुखार आ जाता है। तो बुखार होने की तो बहुत वजह हो सकती हैं। अब ये बुखार हमें डेंगू की वजह से आया है या फिर कोई दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से हमें बुखार हुआ है? दोनों बुखारों में फर्क कैसे करेंगे? इसके लिए तो डॉक्टर की जरूरत है। सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है, गूगल डायग्नोसिस नहीं करना है। आप पहले देखो, बुखार आया 1-2 दिन तो जो भी पैरास्टामोल आपने दवाई खाई, बुखार की दवाई खाओ, 2-3 दिन में नहीं ठीक होता नजर आता तो डॉक्टर से ज़रूर मिलो, अपने आप डायग्नोसिस ना बनाओ। बट घर में हम लोग भी जैसे डायग्नोस करते हैं, पेरेंट्स भी सोच सकते हैं, अगर सडन ऑनसेट हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक, जैसे मैम ने बताया कि आँखों के पीछे दर्द होना, आँखों हिलना, या बॉडी एक, जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा है, तो हम सोच सकते हैं। प्लस ऑफ कोर्स सीजनल भी होता है थोड़ा सा, अभी है तो डेंगू पहले सोचेंगे, मलेरिया आजकल इतना हो नहीं रहा है तो उसको बाद में सोचेंगे, टाइफाइड धीरे धीरे बढ़ता है, दूसरा वायरल होगा तो साथ में खांसी जुकाम आएगा, डेंगू में खांसी जुकाम ज़्यादा नहीं होता। सो देयर आर सटल पॉइंट्स जहाँ से हम सोच सकते हैं डेंगू है कि नहीं है, बट ऑफ कोर्स देन आफ्टर दैट ब्लड टेस्ट करके ही कंफर्मेशन होगी। हाई ग्रेड फीवर आपने बोला, कितना फीवर हाई ग्रेड फीवर? डेंगू में जो क्लासिकल डेंगू जैसे आते हैं उनमें तो आप जो मर्जी दवाई कर लो उतरता ही नहीं है। मतलब आपने एक पैरास्टामोल दी, नहीं उतरा, उसके बाद दूसरी कोई आइबुप्रोफेन दी, फिर भी नहीं उतरा, वो कहते हैं हमने बच्चे को नहला दिया, स्पॉन्जिंग कर ली, उतर ही ना। तो जब वो बोलते हैं कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तब भी नहीं उतर रहा, तो मीन के अब कुछ डेंगू के लिए सोचना चाहिए। सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 103-104 फ़ारेनहाइट। ओके, तब आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं ये Sudden भी, onset. हाँ जी, एकदम से अगर ये बुखार आया है तो ऐसा नहीं है कि पहले 100 हुआ, 101 हुआ, एक एक दिन करके बढ़ता नहीं है, वो एकदम से एकदम से आ गया। लिफ्ट से आता है, बोलते हैं एकदम से। ओके, सो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई वो डायग्नोसिस तो नहीं लेके आता पेशेंट के चेहरे पे कि ये क्या है। तो यूजली जो मॉनसून सीजन हम जिस एरिया में रहते हैं उसमें ये है कि कोई भी बुखार आए इस दौरान आप स्ट्रॉन्ग बुखार उतारने की दवाई ना दें, जैसे आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक या मेफिनामिक एसिड वगैरह ना दें। कोई भी बुखार है आप पैरासीटामोल दीजिए, स्पॉन्जिंग करवाइए, हाइड्रोथेरेपी वगैरह करवाइए। फाइनल डायग्नोसिस कंफर्मेशन तो टेस्ट से ही होता है, लेकिन इनिशियली हम ये प्रिकॉशन रख सकते हैं कि बुखार से ज़्यादा भयभीत ना हो, विचलित ना हो कि एक दवाई दे दी, फिर 2 दे दी, फिर 4 दे दी, कि उतारना ही उतारना है। सो इस चक्कर में क्या होगा कि आपने आइबुप्रोफेन दे दी, डिक्लोफेनेक भी दे दी, वो इवेंचुअली फिर आगे आपको कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं। सो मॉनसून सीजन में कोई भी बुखार हो रहा है सिर्फ पैरासीटामोल दीजिए, हाइड्रेट करिए, जितनी बार चाहिए नहलाइए। और कई बार हम सोचते हैं कि हाइड्रोथेरेपी कर रहे हैं, यहाँ एक रुमाल रख दिया, यहाँ एक रुमाल रख दिया, उससे नहीं होगा फिल्मी स्टाइल नहीं करना ना, मतलब ऊपर से नीचे तक नहला दो या एक बड़ा सा टॉवल लेके उसको चेंज करते रहो, तो उससे अच्छा रहता है। तो ये जो ठंडे पानी की पट्टियां हम लोग माथे पे रखते हैं उससे काम नहीं नल के चलेगा? पानी की पट्टियां रखनी होती है वैसे भी, और सारी बॉडी को जैसे गर्म पानी नहला ही दो। नहीं, आप लोग बोला नल के पानी की तो हम लोग जो बर्फ वाला पानी लेते हैं वो पहले करते थे, आजकल नहीं। अब नहीं, मैंने तो लोगों को अभी करते हुए नहीं, देखा है। बर्फ का क्या है कि एक तो उससे शिवरिंग होती है, तो पेशेंट को मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो और एनर्जी जनरेट होगी, पेशेंट कंफर्टेबल भी नहीं होगा। तो टैपिड वाटर, सुहाता पानी अच्छा रहता है। और ये सिंपल फिजिक्स है कि जो ग्रेडियंट है ज्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, तो पट्टी में टेम्परेचर लो है,
जितना सरफेस एरिया होगा, जितने को आप नहलाएंगे, जितने को आप पहुंचेंगे, उतना ही टेम्परेचर नीचे जाएगा। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ना, सो इवेपोरेशन जितनी करेंगे उतना, अगर बहुत ठंडा करते हैं तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई कम हो गई तो ब्लड तो आया नहीं स्किन में, गर्म को ठंडा कैसे करोगे? ये तो आपने बहुत ही कान की बात बताई है, क्योंकि मैं तो आज भी लोगों को देखती हूँ कि वो फ्रिज से बर्फ लेके आते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उससे पट्टियां करते हैं। तो आप कह रहे हैं सिर्फ जो नल का पानी है आपको पट्टी करनी है तो उससे करिए, नहीं तो पूरा नहला दीजिए, दैट इज द बेस्ट। दूसरा, कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ना लगवाएं इस सीजन में बुखार उतारने के लिए, कि भाई कूल्हे में या बाजू में हम कि बुखार उतारने का इंजेक्शन लग रहा है, तो फिर वो क्या होगा, बाद में प्लेटलेट स्लो होंगी और वहां पे खून का थक्का बन जाएगा, उसको हेमेटोमा कहते हैं। सो इस सीजन में बुखार, अगर किसी को एलर्जी नहीं है, पैरासीटामोल दें, नहलाएं, शावर दें, स्पॉन्जिंग करें और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ना लगाएं जब तक कि आपका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता है। डॉक्टर सुशीला, हम लोग अभी लक्षणों की बात कर रहे थे, क्योंकि लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं और इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि ये लक्षण किस वजह से आ रहे हैं, इसलिए टेस्टिंग बेहद जरूरी है। आप ये बता सकते हैं कि डेंगू के लिए कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे पक्के तौर पर? टेस्ट से पहले मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जिसमें हमने बोला ना सडन ऑनसेट फीवर होता है, तो एकदम फीवर आते ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप 1-2 दिन देख सकते हो, 3 दिन प्लेटलेट्स वगैरह भी गिरना है, कोई कॉम्प्लिकेशन होनी है तो 4-5 दिन बाद होती है। कई बार ऐसा होता है, अब तो लोग अवेयर हो गए, नहीं तो पहले ऐसा होता था आधे घंटे का बुखार होता है, अभी दिखाओ जी हमको कहीं डेंगू तो नहीं, आधा घंटा हुआ है बुखार, दवाई भी नहीं दी, पैरासिटामोल भी नहीं दी, सीधा बच्चे को उठा के आ गए कि अभी देखो। सो एकदम जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन पहले मैनेज कर सकते हो आप आराम से, पैरासिटामोल भी दो, फिर 2-3 दिन बाद पिक्चर क्लियर हो जाती है डॉक्टर के लिए भी, ये बच्चों और बड़ों प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों पे वैलिड है या सिर्फ बच्चों? 2-3 दिन में डॉक्टर्स के लिए भी आसान हो जाता है, हाउ द डिजीज इज प्रोग्रेसिंग, क्या सिम्टम्स बाद में आए तो तीसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाके डॉक्टर देखेगा, फिर वो टेस्ट बताएगा। ओके, हाँ डॉक्टर सुशीला, आप टेस्ट बता रही हैं। हाँ, तो टेस्ट के लिए ये जरूरी है कि हम किस स्टेज पे टेस्ट करवा रहे हैं। जैसे सिम्टम शुरू होते पहले 5 दिन है तो उस टाइम क्या वायरस बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एंटीजन, तो एंटीजन टेस्ट करना जरूरी है। अगर आपका पेशेंट 6ठे, 7वें, 8वें दिन आ रहा है तो उस टाइम एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक NS1 एंटीजन होता है, तो NS1 एंटीजन होगा आपका बुखार आते से लेके 5 दिन तक, उसके बाद में आपकी एंटीबॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं IgM, मतलब ताजा इन्फेक्शन, और पहले कभी आपको हुआ है वो पता चलेगा आपको IgG एंटीबॉडी से। सो टाइमिंग ऑफ फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं। जैसे 3 दिन का बुखार है, हमने IgM एंटीबॉडीज करवाया, वो नेगेटिव आया तो वो फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसने सही तरीके से बताया नहीं। तो बट टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग कराना जरूरी है, फ्रीली अवेलेबल है, कार्ड टेस्ट भी अवेलेबल हैं जिससे रिजल्ट जल्दी पता चल जाता है। तो इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया क्योंकि बुखार तो कोई भी हो सकता है, दूसरा आप अननेसेसरीली एंटीबायोटिक नहीं देंगे। ये एक वायरस से होने वाला वो है, आप सोच रहे थे टाइफाइड भी हो सकता है तो प्रोबेबली यू आर कंटेम्पलेटिंग कि एंटीबायोटिक दूं, लेकिन अब आपको कंफर्म हो गया है कि भाई ये तो डेंगू का है, तो उसमें एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अननेसेसरी हम एंटीबायोटिक का यूज भी ना करें, इसलिए भी टेस्ट जरूरी है। टेस्ट अवेलेबल भी है और इट इज अफोर्डेबल भी है। सरकार ने भी पहल की है कि उसका जो टेस्ट का जो रेट है वो बिल्कुल वो कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अच्छा, इससे जुड़ी 2 चीजें मैं जानना चाहती हूँ। अव्वल तो आपने जो टेस्ट बताए, इनसे स्पेसिफिक तौर पे पता चल जाता है इनसे स्पेसिफिक तौर पे डेंगू ही है। हाँ। और कितना खर्च आता है इन टेस्ट में? आई थिंक सरकार ने उसकी जो कीमत 600 रुपए पे फिक्स कर रखी है। हर एक लैब को इतने पैसे में ही करना होगा। ठीक है, और कोई भी लैब अपनी मर्जी से इसका रेट नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टर अरुण, कौन लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं डेंगू होने के? क्योंकि हम लोग अभी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की भी बात कर रहे थे, पर अव्वल तो मैं जानना चाहती हूँ किन में ज्यादा सीवियर हो सकता है? डेंगू जनरली ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी बीमारियों से। सब बीमारियों में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी कम होती है उनमें डेंगू ज़्यादा होता है। इसमें जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस ज़्यादा होता है। बाकी डेंगू तो किसी को भी हो सकता है। जो मच्छर है वो ये नहीं देख के काटता कि ये बच्चा यार इसको छोड़ देते हैं, बड़ा है इसको काटते हैं, इससे दुश्मनी निकालनी है, इसने पिछली बार मेरे पे ताली बजाई थी इसको, ऐसा नहीं था। तो किसी को भी काट सकता है, वो तो हो तो सबको ही सकता है। बट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो गंभीर डेंगू जिनको बोल रहे हैं, वो उनको होता है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, सो इट्स अदर वे राउंड। तो उनकी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है और उनको कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है। सो छोटे बच्चे स्पेशली लेस देन 1 ईयर, नॉट ओनली इम्यूनिटी, उनकी इम्यूनिटी कम है तो भी ज़्यादा होता है बिकॉज उनकी बॉडी सरफेस एरिया छोटा है। और जब भी मच्छर काटेगा वो पर kg बॉडी वेट नहीं काटता, उसने 1 मिलियन वायरस छोड़नी है अंदर। तो छोटे बच्चे के लिए 1 मिलियन बहुत ज़्यादा होती हैं, और कोई 50 किलो का बंदा है तो उसके लिए 1 मिलियन थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो छोटे बच्चे बहुत हैं, बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ एज में जिनको कोई बीमारियां हैं, उनको डेंगू ज़्यादा नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होगी, बट उनकी बीमारी वर्स हो सकती है।
जैसे आपको डेंगू हुआ तो डायबिटीज़ किसी के है तो कंट्रोल के बाहर चली जाएगी, कोई भी बीमारी होती है डायबिटीज़ कंट्रोल के बाहर जा सकती है, किसी की कीमोथेरेपीज चल रही है, किसी का और कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी है, तो उन लोगों को ज़्यादा डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। डेंगू तो सबको ही बराबर हो सकता है, बट पीपल हु हैव गुड इम्यूनिटी शुड बी एक्चुअली वेरी वेरिड, एंड स्पेशली अगर जिनको पहले डेंगू हो चुका है तो सेकेंड एपिसोड इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट। थर्ड एंड फोर्थ बहुत कम होता है और उनको इतनी सेवेरिटी नहीं होती, इतना कॉमन होता भी नहीं है, ज़्यादातर 4 में से 2 वायरसेस कॉमन होती हैं। सो दूसरी जो एपिसोड होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा किसी को पुरानी हिस्ट्री है, और क्योंकि काफ़ी बार एसिम्प्टोमेटिक होता है तो हमें पता ही नहीं होता हमें पहले हुआ कि नहीं हुआ, तो कई बार एकदम से सिवियर होता है, बाद में पता चलता है इनको पहले हो चुका था बगैर इनको पता चले। ये पता है मुझे आज डेंगू पर बहुत नई नई बातें पता चल रही हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है उनमें ज्यादा डेवलप कर सकता है और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनमें शायद उतना ना। ओवर रिएक्ट करती है जी, ये तो बहुत नई बात मुझे पता चली। कॉम्प्लिकेशंस इम्यूनिटी की वजह से है। जैसे आपने कोविड टाइम में भी सुना होगा ना कि साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया जी, तो ये कोई कोविड स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों में ये होता है कि पहले आप को इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, आपने एंटीबॉडीज बनाई। अब कभी कभी कोई जो एंटीबॉडीज आपके दोस्त हैं, पर कभी कभी कुछ दोस्त मतलब ओवर प्रोटेक्टिव होने, ओवर एक्शन के चक्कर में वो दुश्मन बन जाते हैं। सो इट इज़ लाइक दिस कि आपकी जो खुद की एंटीबॉडीज है, एक्सेलरेटेड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हम इसको बोलते हैं, कि इसलिए जिनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, टीनेजर्स हैं, यंग अडल्ट्स हैं, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, थोड़ा ओवरवेट है, पहले एंटीबॉडी बनी हुई थी बिकॉज ऑफ द प्रीवियस इन्फेक्शन, तो इन सब लोगों को डेंगी, कॉम्प्लिकेटेड डेंगी या हम कहते थे शॉक सिंड्रोम या हेमरेजिक, उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये आपकी खुद की इम्यूनिटी ही आपके अगेंस्ट हो जाती है इस तरीके से। हाँ, हम अभी सिवियर डेंगू पे भी बात करेंगे। डॉक्टर अरुण, मैं आपसे जानना चाह रही थी, अभी आपने सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड का जिक्र किया, बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर एक बार डेंगू हो गया तो क्या दोबारा हो सकता है या दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि डेंगू की 4 वेराइटीज़ हैं, 1 2 3 4, डेन 1 डेन 2 डेन 3 डेन 4 बोलते हैं। तो आपको आज सपोज डेन 2 से हुआ तो अगले साल डेन 2 डेन 3 डेन 4 से भी हो सकता है, आज 2 से हुआ तो अगली बार 1 एंड 3 4 से भी हो सकता है। फॉर्चुनेटली एरियाज़ में स्पेसिफिक वायरसेस चलती हैं, जैसे इंडिया में जो है डेन 4 जो है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा पाया जाता है, तो दिल्ली में डेन 4 कभी पाया गया नहीं है। सो थियोरेटिकली 4 बार हो सकता है, लेकिन जनरली 2-3 बार, और सबसे ज़्यादा सिवियर दूसरी बार में होता है। और जो नॉर्मल डेंगू अगर हम कह लें उसमें और जो सिवियर डेंगू है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? सो नॉर्मल डेंगू तो जैसे वायरल इन्फेक्शन के जैसे 4-5 दिन में, मैक्सिमम 7 दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे दूसरी वायरसेस होती हैं। और डेंगू जो सिवियर गंभीर डेंगू जिसको बोलते हैं, उसमें हमारी एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करती हैं किसी भी वजह से, चाहे प्रीवियस इन्फेक्शन से या हमारी बॉडी ने ज़्यादा रिएक्ट किया, तो उसमें हमारी ब्लड से, कैपिलरीज से लीक होना शुरू हो जाता है। तो हमारे लंग्स में और पेरिटोनियम में, जो पेट में कैपिलरी लीक की वजह से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। अब निकलने की वजह से प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होने से शॉक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है डिफरेंट साइड से। सो उनको हॉस्पिटलाइजेशन और अर्ली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो किन लोगों को सिवियर डेंगू होने का रिस्क ज़्यादा होता है? सिवियर डेंगू जैसे हमने देखा, छोटे बच्चे, नेक्स्ट वुड बी बड़े बच्चे जब तक 14 साल के नहीं होते, और फिर बहुत बड़े लोग, सुपर सीनियर सिटीजन्स को कह सकते हो। प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, सो प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का डर होता है, और सबसे ज़्यादा जिनको पहले हो चुका है उनको भी ज़्यादा रिस्क है सिवियर डेंगू का। डॉक्टर सुशीला, अगर सिवियर डेंगू हुआ है तो किस किस तरह के लक्षण महसूस होंगे आपको? सो सिवियर डेंगू के एक तो होता है कि पेशेंट क्या बताएगा, जो सिम्टम्स क्या हैं और साइंस क्या हैं। सिम्टम्स में पेशेंट का बिल्कुल जैसे भूख नहीं लगना, उसको बार बार उल्टी आना, बच्चे ने दूध पीना बंद कर देना, एकदम डल हो जाना, लिस्टलेस हो जाना, ये तो है कि आप ऑब्जर्व करोगे या उसके पेरेंट्स ऑब्जर्व करेंगे या डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा, आप जांचों में क्या देखोगे कि आपने एग्जामिन किया, पेशेंट का पल्स तेज है, 100 के ऊपर पल्स जा रहा है बड़ों में, बच्चों की तो खैर और भी तेज होती है। फिर उसके हायर ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच का गैप कम हो गया, बीपी नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ये आपने एग्जामिनेशन में देख लिया। पेशेंट को टच किया, एकदम ठंडा हाथ पैर हो रहा है, उसके हाथों का रंग भी थोड़ा ब्लॉटेड, मतलब ऐसे ब्लू सा पैची सा हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें सर्कुलेशन अच्छी नहीं हो रही, तो ये आपने एग्जामिनेशन से तय कर लिया कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। दूसरा, फिर आप जांच में क्या देखोगे कि हीमोग्लोबिन है, कि पहले दिन जब उसको बुखार हुआ था उसने जांच करवाई, हीमोग्लोबिन 12 था, लेकिन आज बढ़ के 15 हो गया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लेटलेट पे ध्यान मत दो, हीमोग्लोबिन पे ध्यान दो। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है इसका मतलब शरीर में पानी की कमी हो रही है।
सो हीमो कंसंट्रेशन हो गया। फिर आपने लीवर का देखा कि लीवर के एंजाइम्स बढ़ गए हैं, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं SGOT, SGPT बढ़ गए हैं, और SGOT ज़्यादा बढ़ता है इसमें PT के कंपैरिजन में। सो आपने जांच से भी देख लिया कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आपने ABG देखा, फिर से पेशेंट का सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, पेट फूल रहा है, अल्ट्रासाउंड किया तो पेट में पानी हो रहा है, छाती में पानी हो रहा है। सो ये सारे साइंस, सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है ये। और कितना वक्त लगता है क्लासिकल डेंगू से सीरियस सिवियर डेंगू होने में? ये एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज होता है, मतलब विद इन आवर्स ऐसा हो सकता है, घंटों के अंदर। आपको इसलिए बहुत ही क्लोज वॉच रखनी पड़ती है। जैसे ही पेशेंट का फीवर ब्रेक होता है, पेशेंट को लगता है कि अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं कहती हूँ कि जब आपका बुखार है तब आप बुखार से ही परेशान हो, सिर्फ शरीर दर्द से परेशान हो, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन बुखार के उतरने के बाद के 48 आवर्स कोई बहुत फिजिकल एक्सर्शन ना करें, बैठे आराम रहें और अपना वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, पानी का इनटेक, नारियल पानी का इनटेक, क्योंकि ये ड्रामेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत जल्दी हो सकती है, कुछ घंटों के अंदर। और अगर आपको सही समय पर सिवियर डेंगू का इलाज ना मिले तो क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया कि खून गाढ़ा हो गया, BP कम हो गया, तो क्या है कि ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, तो ऑक्सीजन नहीं जा रही तो शरीर में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, वो अपने बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। सो दिस कैन अनफॉर्चुनेटली मोर्टेलिटी, मतलब आगे बहुत सिवियर मौत भी हो सकती है। मेरा एक सवाल आप दोनों से ही है डॉक्टर। आप एक चीज पूछ रहे थे ना कि किसी को पहले हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको सिवियर होगा कि नहीं। किसी को भी फीवर है, डेंगू डायग्नोज हो गया तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर किसी के हमारे पास पास हिस्ट्री है कि पहले इसको हो चुका है, या कोई बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल से छोटा है, या प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनमें हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वॉचफुल हो सकते हैं, वॉचफुल ज़्यादा हो सकते हैं, शुरू से ही वॉचफुल होना पड़ता है। हाँ, एक सवाल मैं जो कह रही थी मेरा आप दोनों से ही है, आप बताइएगा। एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसे हम DHS के नाम से जानते हैं, और एक है डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको हम लोग DSS के नाम से जानते हैं। अव्वल तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये है क्या, अगर आप पहला हमें समझाएं और आप दूसरा। तो देखो, नॉमेनक्लेचर जो डेंगू बुखार का है वो WHO के हिसाब से बदलता रहता है। पहले ये नॉमेनक्लेचर था कि डेंगू फीवर विद वार्निंग सिम्टम्स, विदाउट वार्निंग सिम्टम्स। विद वार्निंग सिम्टम्स में ये डेंगू हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम था। अब उन्होंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगी एंड कॉम्प्लिकेटेड डेंगी, जिसमें कि दोनों के दोनों ही आ जाते हैं। खैर, वो पहले जिसको हम डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम बोलते थे, उसमें ये मतलब हेमरेजिक का मतलब ये नहीं कि वो ब्लीड कर रहा है, जिसमें लीवर एंजाइम्स बढ़ गए हैं, पानी कैविटीज में इधर उधर इकट्ठा हो गया है, पर्टिकुलर स्पॉट्स आ गए, हल्का फुल्का गम ब्लीड है, ये है डेंगी हेमरेजिक फीवर। जब उसका BP लो हो गया, जैसे आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अडल्ट्स में, बच्चों की तो लिमिट अलग होती है, पर बड़ों की जो है जैसे 90 होना चाहिए, 90 से नीचे चला गया, आपका BP लो हो गया है, 70 है ऊपर वाला, या 60 है ऊपर वाला, या 80 बट अब 40 कुछ ऐसा है, इसको हम स्थिति शॉक की स्थिति बोलते हैं। मतलब सर्कुलेशन ठीक से नहीं चल रहा है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अगर आप अपने उनके उंगली को ऐसे करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा रंग बहुत जल्दी वापस आ जाता है। अगर आपका BP लो है, जो शॉक की स्थिति है, उसमें ये रंग वापस जल्दी से नहीं आता। तो जब डेंगू हेमरेजिक के साथ BP भी गिर जाता है तो वो डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। और बच्चों में भी DHS और DSS हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आजकल वही जैसे मैम ने बोला, आजकल हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते। बस कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है तो हॉस्पिटल जाना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, फ्लूइड लगाना है। अनकॉम्प्लिकेटेड है, जो कि मोस्टली सब अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 90-95% वो घर में ठीक करते हैं। चलिए, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल डॉक्टर अरुण, डेंगू का इलाज क्या है? जैसे दूसरी वायरसेस हैं, सब वायरस इलनेसेस जितनी भी होती हैं, सबका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। इसमें भी हमको फीवर की मैनेजमेंट करनी है। शुरू में मोस्टली तो सबको पैरासिटामोल से ठीक करना है, नहलाना है, स्पॉन्जिंग करनी है, और जब तीसरे चौथे दिन उसके जब फीवर उतरना शुरू हो जाता है तो हमको क्लोजली मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, हीमोग्लोबिन मॉनिटर करना है, प्लेटलेट्स मॉनिटर करने हैं। और अगर कोई जैसे किसी को रैश होता है, इचिंग होती है बहुत सारी, इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, पाम सोल में इचिंग हो जाए, रैश निकल, खुजली बहुत होती है, तो खुजली के लिए कोई एंटी इचिंग दवाई दे देंगे, कुछ लोशन लगा लेंगे इचिंग के लिए। बट मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है और वॉच रखना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड डेंगू की तरफ नहीं जा रहा। यानी जो लक्षण महसूस हो रहे हैं, सिम्टोमेटिक मतलब होता है कि जो जो सिम्टम्स है उन्हीं को ट्रीट करना है। डॉक्टर सुशीला, अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उस वक्त क्या सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर किसी को डेंगू हो गया है तो करना ये चाहिए, पहला तो ये है कि आप बुखार है, आपको पता नहीं है कि डेंगू नहीं है, तो पहले पैरासीटामोल लें, स्ट्रॉन्ग दवाई ना लें, इंजेक्शन ना लगवाएं, हाइड्रेट करें, रेस्ट करें अपने आप को कंफर्ट देने के लिए बॉडी को।
उसके बाद में पूरी बाजू के कपड़े पहने ताकि आपको मच्छर ना काटे, वही मच्छर किसी और को ना काटे, तो हम स्प्रेड को प्रिवेंट कर रहे हैं। पानी, हाइड्रेशन किसी भी फॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मोस्टली 95% मरीजों को सिर्फ पानी पी के ही वो ठीक हो सकते हैं। हाइड्रेट करते रहें और ये वॉचफुल रहें, जैसे छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिला हैं या जिसको पहले हो चुका है, कि डॉक्टर से सलाह लेके वो बताएंगे, वो आपको वार्निंग सिम्टम्स बताएंगे कि वार्निंग सिम्टम्स क्या है, जैसे रैचिंग होना, पेट में बहुत तेज दर्द होना, या आपका एक बेसलाइन हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन पे नजर रखिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी सिम्टम्स ऐसे आए, जैसे बहुत उल्टी हो रही है, तेज पेट में दर्द हो रहा है, खाया पिया नहीं जा रहा, बच्चा सुस्त हो रहा है, तुरंत हॉस्पिटल जाएं, एडमिट होएं, हाइड्रेट करें। डॉक्टर अरुण ने एक ईचिंग की बात कही थी, वहाँ पे मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि मैंने अक्सर ये पाया है कि जब पेशेंट रिकवर होने लगता है तभी उसको ईचिंग होती है। सो ईचिंग इज अ वेलकम साइन, ईचिंग इज अ गुड साइन। अगर आपको ईचिंग शुरू हो गई है, दैट मीन्स आप ठीक हो रहे हैं, जल्दी मतलब ठीक हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे। ये जो लक्षण हैं डेंगू वाले, ये बच्चों में और अडल्ट्स में दोनों में सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? नहीं, सिमिलर होता है। हाँ, सिमिलर होते हैं, पर बच्चा क्योंकि बोल नहीं पाता तो वो बता नहीं सकता है कि उसे दर्द हो रहा है, तो वो क्या चिड़चिड़ा हो जाता है या दूध पीना बंद कर देता है या सुस्त हो जाता है। और बहुत बड़े बच्चों में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी इतनी आसान नहीं होती जैसे बड़े लोगों में होती है ना। 2-3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। सो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, दूध नहीं पी रहा, उल्टियाँ ज़्यादा कर रहा है, तो फिर उसको जल्दी से एडमिट करके ड्रिप लगा ली जाए। हाँ, मतलब बच्चों में फीड ना ले पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिम्टम है। बड़ों में, जो कि मैं एक अडल्ट लोगों की फिजिशियन हूँ, ये बच्चों के डॉक्टर हैं, तो जैसे ब्लड, जो अडल्ट्स में क्या होगा कि वो बता सकता है कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, या मेरा पेट दुख रहा है, या मुझे बहुत उल्टी आ रही है, मितली हो रही है, खाना देखने का मन ही नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस हो सकता है, बट सिम्टोमेटोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही है। या कहीं से ब्लड आना, नाक से ब्लड आ गया, मुंह से, पॉटी से ब्लड आ गया, तब भी हमको थोड़ा चौकन्ना होना था। मतलब जल्दी से उसके टेस्ट करना और एडमिट करना जरूरी है। डेंगू में नाक से खून आता है? आ सकता है, बहुत कम हो जाए तो नहीं। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप, तो भी आ जाता है। नहीं, आप क्या है कि ना छेड़ें तो कुछ भी नहीं होता, बट जैसे नोज पिकिंग की किसी को आदत है, या जोर जोर से स्निफ करके नाक को साफ करते हैं, सो हम अपने हर एक डेंगू पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि नाक को जोर से मत साफ कीजिए। ब्रश जो है या तो फिंगर से करो या बहुत सॉफ्ट ब्रश से करो, और शेव कुछ दिनों तक, अगर आपके 2-3 दिन तक, उसको अवॉइड करें, क्योंकि कोई कट लग गया तो ब्लीड ज्यादा होगा। हमेशा मेरे पेशेंट्स की यही सलाह होती है कि प्लेटलेट गिरना स्वाभाविक है, अपने आप उठ जाएंगे। अगर आपको कहीं चोट नहीं लगती, आप कहीं कटते नहीं हैं, आप कहीं छेड़ते नहीं हैं, तो ब्लीडिंग नहीं होती, इवन इफ प्लेटलेट काउंट 10,000 है तो भी। सो बहुत, जो सब पेशेंट्स के लिए भी मेरी यही सलाह है कि नाक को बहुत जोर से साफ ना करें, नाक के अंदर उंगली डाल के क्लीन करने की कोशिश ना करें, या हार्ड ब्रशिंग ना करें, सॉफ्ट ब्रशिंग करिए उस दौरान। और कुछ दिनों तक, 2-4 दिन से शेव नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अब हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पे आने वाले हैं। डेंगू को लेकर के बहुत सारे मिथक, बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। हम ऐसे एक रैपिड फायर सेगमेंट करने वाले हैं। मैं एक एक करके आप दोनों से सवाल पूछूंगी जो बहुत ही आम मिथक हैं डेंगू को लेकर के। आप बताइएगा ये वाकई एक मिथक ही है या फिर ये सच है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर सुशीला आपसे। ऐसा कहा जाता है कि पपीते की जो पत्ते होते हैं उनका जूस, बकरी का दूध, क्रैब सूप और गिलोय से डेंगू ठीक हो सकता है। क्या वाकई असर करते हैं या फिर ये सिर्फ कहानी है पूरी? एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि डेंगू एक वायरल बीमारी है और स्वतः ठीक होने वाली है। 95% लोगों को सिर्फ पानी के अलावा और सिंपल पैरासीटामोल के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो उसमें आप कुछ भी देंगे तो लगेगा ये काम कर रहा है। और जो 5% कॉम्प्लिकेटेड मरीज हैं उसमें चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं। सो ये चीज़ें, और मैंने इंटीग्रेटिव मेडिसिन में इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है। सो मुझे लगता है कि प्लेटलेट एक मेन मुद्दा है ही नहीं। सो ये सारी चीज़ें दे के, जैसे कुछ किसी तरह का सूप जो कि स्वादिष्ट नहीं है, उससे हम एसिडिटी बढ़ा देंगे पेशेंट की। प्लेटलेट अपने आप ही ठीक हो जाने 7-8 दिन में। और कुछ किसी भी जानवर का जो दूध है वो अनपास्चराइज देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे खुद इन्फेक्शन हो सकता है ब्रुसेला का। तो मैं ये कहूँगी ये मिथक है। पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की है, रेस्ट की है, पैरासीटामोल की है, अच्छी हाइड्रेशन की और टेंडर लविंग केयर की ज़रूरत है घर पे। सो इस तरह की और कोई चीज़ दे के आप उसका स्वाद भी ख़राब कर रहे हैं, उसका पेट भी ख़राब कर रहे हैं। अगर सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू है, जो कि मोस्टली ये है 95% में, तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। और अगर वार्निंग सिम्टम्स हैं तो आपको
हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक बार दोबारा ये कहूंगी कि किसी भी जानवर का, बकरी का, गाय का दूध का कभी भी बिना बॉयल किया हुआ दूध कंज्यूम ना करें। पॉस्चराइजेशन के बिना बहुत सारे जानवरों के इन्फेक्शन हमें हो सकते हैं, जैसे ब्रुसेला। और जो पपीते के पत्तों की हम बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही आम बात है, बहुत लोग तो बहुत कॉमन है। जैसे डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आया, चाहे कुछ भी उसके काउंट्स होंगे, बच्चा सब खा पी रहा है, उसको पपीता का जूस पहले ही पिला देते हैं कि वो बिगड़े ना। सो दैट इज नॉट राइट, वो नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ये कह रहे हैं ये असरदार नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका। डॉक्टर अरुण, अगला सवाल आपसे है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ बुजुर्गों को और बच्चों को और महिलाओं को डेंगू ज्यादा होता है, वो इसके ज्यादा रिस्क पर होते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आप जवान हैं, आप पुरुष हैं, तो आपको डेंगू नहीं होगा। ये सच है या झूठ? नहीं, ये तो हमारी आई थिंक सोशल सोसाइटी में है ना, मर्द हूँ, मेरे को मच्छर नहीं काट सकता, ऐसा नहीं होता। मच्छर जरूर काटेगा, वो देख के नहीं काटता किसको काटना है किसको नहीं। आदमियों का ये थोड़ा ज़रूर होता है, कहते हैं कि उनका स्किन मोटा होता है, बाल होते हैं तो मच्छर घुस नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है कि नहीं काटेगा। फेस पे काट सकता है, कहीं पे भी काट सकता है। तो मच्छर किसी का एज सेक्स देख के नहीं काटता है, किसी को भी काट सकता है, सबको डेंगू हो सकता है। किसी को भी डेंगू हो सकता है और किसी का भी डेंगू सीवियर रूप भी ले हो सकता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सिर्फ जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज या जिनको पहले हो चुका है उनको ज़रूर, या बहुत ओबीस BMI जिनका 30-35 होता है, उनको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने का डर है। बट बाकी सबको, किसी को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो हम ये नहीं सोच सकते हमें होगा नहीं, या होगा तो हम तो आराम से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको ध्यान अपना रखना ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। आधी दुनिया एट रिस्क है, हम सब एट रिस्क हैं, और हम ही नहीं, मतलब आधी दुनिया की पॉपुलेशन इज एट रिस्क ऑफ डेंगू इन्फेक्शन, मतलब उनको डेंगू के मच्छर के आसपास वो रहते हैं। डॉक्टर सुशीला, अगला सवाल आप ही से है कि आम धारणा तो यही कहती है कि डेंगू सिर्फ बारिश के मौसम में ही होता है, और ये सच है या झूठ? आधा सच, पार्टली सच है, क्योंकि बारिश के बाद पानी एक्यूमुलेट हो जाता है टायरों में, नारियल के खोल में, चाय के कप में। वैसे भी जहाँ पे पानी की ड्रेनेज अच्छी नहीं होती वहाँ पे होता है। उस टाइम पे मौसम में टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो मस्कीटो की ब्रीडिंग के लिए कंड्यूसिव है, मतलब मस्कीटो ब्रीड ज़्यादा करता है। सो मैक्सिमम केसेस हमारे देश में, नॉर्थ इंडिया में आप पाओगे कि बारिश के बाद होते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में थ्रू आउट द ईयर हो सकता है। और अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। कभी कभी जनवरी फरवरी में भी हम डेंगू के मरीज देखते हैं। इस बार तो बारिश बहुत लंबी, और हमारे जो पहाड़ी एरियाज थे जिनमें पहले नहीं होता था, वहाँ से भी, जम्मू एंड कश्मीर से भी बहुत पेशेंट्स आते हैं। यूरोप के बहुत देश जिनमें कभी होता ही नहीं था, वहाँ होने लग गया है। अमेरिका के कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे होने लग गया है। तो आई थिंक नए एरियाज में मच्छर जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि जहाँ पहले नहीं होता था अब होने लगा? ग्लोबल वार्मिंग, आई थिंक मच्छर का माइग्रेशन हो रहा है, टेम्परेचर, हमारे ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट 1 डिग्री का नहीं है, उसका इम्पैक्ट उससे बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। मच्छर भी ट्रैवल करना शुरू कर दिया उन्होंने और उनको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं। सही बात है। डॉक्टर अरुण, क्या डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? हाँ, फैल सकता है ना। जैसे हमने बात की थी शुरू में, मच्छर काटेगा तो वैसे नहीं फैल सकता। अगर मेरे को डेंगू हो रहा है तो ऐसे नहीं कि घर वाले मेरा ध्यान नहीं रखे और कमरे में बंद कर दें या मास्क पहन के रहें। जब तक मेरे को मच्छर काट के उनको नहीं काटेगा तब तक नहीं हो सकता। पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप तफसील से ये समझा दें कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दूंगी, किसी को डेंगू है और उसने कुछ खाया हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसका झूठा कोई दूसरा इंसान खाए तो? झूठे से भी नहीं होता, एयरबॉर्न भी नहीं है। खांसने से, छींकने से, हाथ लगाने से, या उनको खाना खिलाने से, या कपड़े बदलने से, या नहलाने से छोटे बच्चों को, या तो उसमें एक से दूसरे को ऐसे नहीं फैलता है। आप आराम से बच्चे का, अपना जिसका भी घर में जिसको केयर, आराम से अच्छे से केयर करो। एक से दूसरे से तभी फैल सकता है अगर कोई स्पेसिफिक मच्छर एडीज आए, उसको काटे और फिर आपको काटे, तो ये होगा, सिर्फ तो ही होगा। दूसरा एक चीज मैं और भी ये बताना चाहती हूँ कि ये इंस्टेंट भी नहीं है कि एक पेशेंट को काटा मच्छर ने और दूसरा वो खून ही ट्रांसमिट करता है। नहीं, मच्छर में खून जाता है और वो फिर वायरस उसके सलाइवरी ग्लैंड में आता है, तो मच्छर के थूक के थ्रू स्प्रेड करता है। अब काटने से और उसके अंदर डेवलप होने में भी समय लगता है, पर यूजुअली एक ही फैमिली के लोगों को फिर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक जो मच्छर घूम रहा है वो काफी लोगों को काट रहा है। उसने एक को काटा, फिर उसी परिवार के दूसरे इंसान को काट दिया। ऐसा भी बहुत कम होता है कि फैमिली में सबको डेंगू हो रहा हो। प्रैक्टिकली हमने देखा, क्योंकि लोगों को बाहर से काट के लाते हैं। हाँ, मतलब ऑफिस में कोई काम करते हैं, स्कूल में कहीं पे काटा। घर में कभी होती हैं ऐसी फैमिलीज जिनमें 4 मेंबर्स और 4 को डेंगू हो रखा हो।
जी। और पर मच्छर अपने पूरे जीवन काल में, एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद वो अपने पूरे जीवन काल में ही संक्रमित रहता है, मतलब वो इन्फेक्टेड ही रहता है, ऐसा पाया गया है। और एक चीज और मुझे पूछनी है कि यही मच्छर क्यों, सिर्फ यही डेंगू का वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में क्यों ट्रांसफर करता है? मच्छर तो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, पर स्पेसिफिकली इसमें ही क्यों जाता है? सो जैसे दूसरे भी, जैसे एनाफिलीज का मच्छर भी काटता होगा किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति को, एनाफिलीज का मच्छर भी काटता होगा, लेकिन खाने के बाद फिर उसकी सेल्स, जो उसकी गट लाइनिंग होती है ना, उसमें जरूर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको इंटरनलाइज कर देते हैं, बाकियों में नहीं होता होगा। ये कॉपीराइट है मुझे लगता है इस मच्छर का डेंगू वायरस के ऊपर। इनकी एग्जैक्ट मैचिंग है। क्यूलिक्स भी होता है, एनाफिलीज जैसे मलेरिया फैलाता है, क्यूलिक्स जापानीज इनके पैकेट फैलाएगा, सबका अपनी अपनी एक लाइन ऑफ बिजनेस है वो। ठीक है, सबने एक एक बिजनेस पकड़ लिया है। हम वापस अपने जो रैपिड फायर क्वेश्चंस पे थे उन पे वापस आते हैं। डॉक्टर सुशीला, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या डेंगू का मच्छर गंदे पानी में पनपता है? और अगर मैं बहुत ही साफ जगह रहती हूँ तो क्या मतलब मैं डेंगू के बिल्कुल रिस्क पे नहीं हूँ अगर मेरे आसपास गंदगी नहीं है? ये मिथ, मैं कहूँगी ये मिथ ही है, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो यूजुअली साफ पानी में पनपता है। साफ पानी का मतलब ये है कि पोर्ट के पानी में भी पनप सकता है, जो आप गमले में मनी प्लांट रखते हैं ना, इतना, इसको सिर्फ एक घूंट पानी चाहिए होता है पनपने के लिए, लार्वा बनने के लिए, अंडे से लार्वा बनने के लिए। तो एक घूंट पानी लगभग 30 ml होता है। तो वो घर के अंदर जो ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उसको अगर आपने 7 दिन तक नहीं पानी बदला तो आपने मौका दिया मच्छर को अंडा देने के लिए, अंडे से लार्वा बनने के लिए, लार्वा से वो फुर उड़ के जाने के लिए। सो उससे हो सकता है घर की छत पे कोई टूटा बर्तन पड़ा हुआ है, या छत समतल नहीं है, वहाँ थोड़ा सा पानी बारिश का इकट्ठा हो जाता है, आप छत पे गए नहीं, देखा नहीं, तो वहाँ पे भी हो सकता है। चाय का कोई कप पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी हो सकता है। कोई नारियल का खोल खाली पड़ा हुआ है, उसमें भी हो सकता है। और लोग कहते हैं हम बहुत अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, हमारे मच्छर कैसे आ गए? अब आप ना भूलें कि मच्छर की फ्लाइट 200 मीटर की है। सो आप सिर्फ ना अपनी कॉलोनी को साफ रखें, आसपास का एरिया भी साफ रखना होगा, क्योंकि अगर आपसे 200 मीटर, और जो कि शहरों में, हमारे जैसे शहरों में 200 मीटर बहुत लंबा डिस्टेंस है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ लोग रह सकते हैं। और कार में बंद होके चला गया, आपकी कार में घुस गया मच्छर और आपने 500 किलोमीटर भी चले गए, तो वहां जाके निकलेगा, वहां जाके फैलाएगा। रूटीन में उसकी फ्लाइट 200 मीटर रहती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा भी पानी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ जहाँ पानी जमा होगा ये सिर्फ वहीं होगा, अगर पानी नहीं है तो क्या डेंगू का मच्छर नहीं आएगा? तो डेंगू, हाँ, मतलब डेंगू अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैं बहुत पैशनेट हूँ और मैंने खुद भी 3-4 साल तक ये क्लीनिंग का और डेंगू मिशन स्टॉप डेंगू चलाया था। तो उसमें हमने पाया कि सबसे बड़ा कल्प्रिट क्या है अर्बन एरियाज में, जो टायर देखते हैं ना आप, टायर पंचर की दुकान पे एक टायर टंगा होता है, उसके नीचे जो जगह है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जो अच्छे से निकल नहीं सकता, वो है वाटर कूलर्स में बहुत होता है। वाटर कूलर्स, और चाय पिया और कप ऐसे फेंक दिया और वो इकट्ठा हो गया, उसकी सफाई नहीं हुई। नारियल के खोल, उनसे भी हो सकता है। सो ये बर्ड्स के लिए पानी के लिए कटोरी रखते हैं कि बर्ड्स उसमें से पानी पियेंगे, वो पानी चेंज ही नहीं किया, वो हफ्ता पानी पड़ा रहा, या बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। बारिशों में तो बहुत चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं बाहर, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पानी की सफाई तो बहुत ज़रूरी है, और पर्सनल भी बहुत ज़रूरी है। फुल स्लीव्स कपड़े पहनना, और कोई क्रीम्स लगाना, रिपेलेंट क्रीम्स लगाना, कोई पैचेस लगाते हैं विच इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, बट एटलीस्ट अपना ध्यान भी रखना है और आगे आसपास सफाई का भी ध्यान रखना है। हाँ, अभी हम प्रैक्टिकल टिप्स पे भी बात करेंगे। उससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज ये बता दीजिए, हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, घर में बर्तन अगर हमने इस्तेमाल किए हैं, सिंक में हम वो बर्तन रखते हैं और उसके अंदर हम पानी भर देते हैं कि कम से कम जब इसको धोएंगे तो चिकनाई निकल जाएगी, क्योंकि आसान होता है तब। तो क्या हमें ऐसे बर्तनों में पानी भर के रखना घर के अंदर बंद कर देना चाहिए? तो बहुत थोड़ा से टाइम के लिए करोगे ना, 6-8 घंटे में भी ओवरनाइट करोगे। हाँ, रात भर के लिए नहीं कुछ होगा। वो तो अगर आपने 2-3 दिन 5 दिन रखा और बाहर पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों के छत में बहुत कंटेनर्स पड़े होते हैं, इसमें पानी इकट्ठा हो रहा था। आपको मच्छर के जीवन की जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उसको समझने के लिए कि जो मच्छर एक बन चुका है वो तो बन चुका है, लेकिन आगे ये रिप्रोड्यूस करेगा, बिकॉज मच्छर का लाइफ स्पैन लिमिटेड है। लेकिन आगे उसका और मच्छर कैसे बनेंगे? जब वो अंडे देगा, जब उस अंडे से लार्वा बनेगा, लार्वा से मच्छर बनेगा। सो ये अंडे देने का, लार्वा बनने की जो प्रक्रिया है वो 1 हफ्ते की होती है। तो इसलिए अगर वो उसको प्रोपगेट नहीं कर पाया, मच्छर की संख्या नहीं बढ़ पाई, तो हमें लगेगा कि हमने अच्छा काम किया, हमने लार्वा को कंट्रोल किया, हमने मच्छर की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। तो ओवरनाइट पानी भरने से कुछ नहीं होगा, वो अच्छी आदत है, कर लेनी चाहिए। तो फिर कितने वक्त तक अगर पानी कहीं जमा रहेगा तो उसमें 5-7 दिन, सप्ताह, 1 वीक, एक हफ्ते तक? हाँ, सो इसलिए जो टिप्स भी होते हैं हम कहते हैं संडे टू संडे चेंज करो। ओके, उससे याद रखना भी आसान हो जाता है। चलिए इसी पे हम आ जाते हैं, बचाव की बात कर लेते हैं। डॉक्टर अरुण, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें डेंगू से बचना है
तो कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स ऐसी हैं जो हमें बचा सकती हैं? सो प्रैक्टिकल टिप सबसे ज़्यादा तो यही है कि हम अपने आसपास सर्वे करते रहें। कोई भी पानी पहले अपने घर का फिर आसपास का भी सर्वे करें। आजकल तो गवर्नमेंट वाले भी लोगों को भेजते हैं देखने के लिए गमले के नीचे कहीं कंटेनर्स में कहीं पे भी पानी है कि नहीं। तो फर्स्ट तो यही है कि मच्छर को बनने ही ना दें। और दूसरा, अगर मच्छर बन भी रहा है, आप सबके तो कंट्रोल नहीं कर सकते, सबकी छतों में भी नहीं देख सकते कहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, तो अपना ध्यान खुद रखें। जैसे बोलते हैं कि सुबह सुबह या रात को ज़्यादा काटता है तो उस वक्त बाहर ना जाएं भी तो फुल स्लीव्स कपड़े पहन के जाएं। जो एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पे कोई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा के जाएं। और जितना भी हो सके मच्छर से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मच्छर ही आपको फैलाएगा बीमारी। और आप अभी बता रहे थे कि जो मस्कीटो रिपेलेंट पैचेस होते हैं ये काम नहीं करते। पैचेस करते हैं काम, कम काम करते हैं। उनसे हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, एक तो उनकी इफेक्टिविटी 60-70% ही होती है। हम फॉल्स बिलीफ में रहते हैं कि बहुत काम कर रहा है। प्लस उनकी काफ़ी उनकी ना स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो हम लोग बच्चों को देखते हैं, कई बार उन्होंने आगे लगा लिया, ऐसे लगा लिया, तो जिनको एस्थमेटिक होते हैं या जिनको एलर्जीज़ की प्रॉब्लम होती है उनको वो भी होने लग जाती हैं। तो छींके मारने लग गए, आस्थमा अटैक हो गया। तो क्रीम्स आर बेटर। इनफैक्ट फुल स्लीव्स क्लोथ्स सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पूरे बाजू के कपड़े हो, पैंट हो, और पैंट के नीचे भी छेद वाली, मतलब टाइट पैंट हो, जैसे साइकिल पैंट्स बोलते हैं, नीचे से भी जाने की जगह ना हो। और सॉक्स और शूज़ हो अगर पार्क में जाना है, जो कि बच्चों को जाना ही चाहिए, तो जितना वेल कवर्ड हो सकता है उतना पहन के जाएं। चलिए, जितना आप बचाव करेंगे उतना ज्यादा ही आप बचे भी रहेंगे डेंगू से। डॉक्टर सुशीला, मेरा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा आपसे है, हम अपने घरों में या अपने आसपास ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं हर साल? बिल्कुल, डेंगू से बचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, सिविक अथॉरिटीज़ की भी है, गवर्नमेंट की भी है। तो मैं डिफरेंट लेवल्स पे बताऊंगी। इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हो कि आप जागरूक हो, लोगों को जागरूक करो। दूसरा, आप अपना एक रूटीन तय करो कि भाई हर संडे को मैं अपने घर का एक निगरानी करूं। मैं अपने घर के अंदर के कोई प्लांट्स हैं उनको देखूं, बाहर प्लांट्स हैं तो उनको देखूं, और एक छत का चक्कर मार लिया जाए संडे के दिन। तो कहीं पर भी जहाँ पानी इकट्ठा है आप उसको अगर उड़ेल सकते हैं तो उसको उड़ेल दीजिए, बदल सकते हैं बदल दीजिए। और कुछ जगह ऐसे डिफिकल्ट होती है जहाँ पे नहीं किया जा सकता, तो कोई भी घर का बचा हुआ तेल उसमें डाल दीजिए, उसके सरफेस पे डाल दीजिए, तो मच्छर वहाँ पे नहीं पनप पाएगा। अब पार्क जाना है तो पूरी बाजू के कपड़े, जैसे डॉक्टर अरुण ने बताया, वो सारी प्रिकॉशंस करें। कुछ लोग, हर एक का अपना फाइनेंशियल स्टेटस होता है, ये होता है कि जैसी सुविधा आपके पास है, सोते टाइम आप जरूर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घर में जो खिड़कियां वगैरह हैं उनको बंद करके रखिए। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखिए। मनी प्लांट वगैरह का पानी चेंज कर दिया आपने। और आप अपने कॉलोनी में भी आप कर सकते हैं कि एक टीम बनाएं बच्चों की, एंथुजियास्टिक। उन्हें अच्छा भी लगेगा कि आप जाइए पूरी कॉलोनी का संडे को चक्कर मार के आइए और सर्वे करिए कि कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट हो सकता है मच्छर के पनपने का। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है आपके लेवल पे। और उनके सिविक अथॉरिटीज जो कर सकती हैं, आई थिंक सबसे इफेक्टिव, जो अच्छे देशों में जहाँ पे बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और लोगों ने काम किया है, वो है ऑब्जर्विंग 2 क्लीन डेज। हम मॉनसून से पहले एक दिन पूरे अपने शहर के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, हो सके तो देश के लिए ऐसी सफाई करें जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं। ऑब्जर्व 1 क्लीन डे बिफोर मॉनसून एंड अनदर क्लीन डे ड्यूरिंग मॉनसून। कि भाई आप मॉनसून शुरू होने से पहले सफाई करवा दीजिए एक बार अच्छे से, हर चीज़ की, हर कोने की। और मॉनसून के दौरान जहाँ पानी इकट्ठा हो गया है उसको या तो ड्रेन कर दिया जाए या उसके ऊपर तेल डाल दिया जाए। अगर हम इतने सिंपल स्टेप्स भी कर लेंगे तो हम जो डेंगू का इंसिडेंस है उसको ड्रास्टिकली, मैं कहती हूँ 25% ही बच जाएगा, 75% कम कर सकते हैं। अब जैसे ठंड आने वाली है तो क्या अब हम अपना डिफेंस सिस्टम डाउन कर सकते हैं थोड़ा? हम इफ वी कैन स्टॉप वरिंग अबाउट इट कि चलो अब तो हमें डेंगू नहीं होगा, या फिर अभी भी हम रिस्क पे हैं आने वाले महीने? अभी भी हम रिस्क पे, मैंने कहा ना कि जनवरी फरवरी तक हमको केसेस मिल जाते हैं और अभी टेम्परेचर्स बहुत लो नहीं हुए हैं। अब बीच बीच में दिन में टेम्परेचर 20-25 के ऊपर तो जा ही रहे हैं। और मच्छरों को गर्म कोने मिल जाते हैं घर के अंदर। तो अपना डिफेंस तो कभी डाउन नहीं करना है, आपको हमेशा ही सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और ख्याल रखना है। अर्ली विंटर्स में एक और चीज़ होती है, बाहर ठंड पड़ने लग जाती है तो मच्छर को अंदर वार्म मिलती है तो सारे अंदर घुस जाते हैं। तो ये भी एक टाइम होता है। डिफेंस कम नहीं करना है, बट थोड़ा ध्यान तो रखना ही है ऑब्वियसली। पर क्या ठंड में वो जीवित रहते हैं मच्छर? पूरी पीक ठंड हो जाएगी तो नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तो रहेंगे। चलिए, आपको अभी पर ध्यान रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि अब ठंड आने वाली है। मेरे ख्याल लोग जहाँ रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जो हॉट ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे सारा साल होने की चांस है, वहाँ पे तो सारा साल रहना है। दिल्ली में ज़रूर कह सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं मच्छरों से। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुशीला। डेंगू को लेकर के आपने इतनी काम की जानकारी आज हमें दी है, क्योंकि हर
हर साल डेंगू के बहुत सारे मामले रिपोर्ट होते हैं, पर जैसे जैसे उन मामलों की संख्या घटती जाती है लोग बेफिक्र हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर जब दोबारा केसेस बढ़ते हैं और जब तक बात अपने घर तक नहीं आ जाती है लोग इसको लेकर के चिंतित नहीं होते। पर आई थिंक ये हम सबके लिए एक मेजर इशू है, क्योंकि हमारे देश पर डेंगू का बहुत बड़ा बोझ है और हमें मिलकर ही इसको कम करना है। अगर हम खुद अपने घर की और अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो हर साल इसके मामले अपने आप घटते जाएंगे। तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबकी भी है। थैंक यू हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।